नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। दोपहर के 3 बज गए हैं। वक्त है उत्तर मार्ग प्रदेश का। 2023 में 24 का प्रण। दिल्ली में भाजपा 24 का रण जीतने का प्रण ले रही है, तो यूपी में अखिलेश यादव ताना बाना बुन रहे हैं। देश में गठजोड़ की राजनीति के लिए तेलंगाना तक दौड़ लगा रहे हैं। कांग्रेस से अलग तीसरे विकल्प की तलाश है, तो बसपा मुस्लिम कार्ड का सहारा ले रही है। कांग्रेस विपक्ष को एकजुट करना तो चाहती है, लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ नहीं है और भारत जोड़ो यात्रा के भरोसे है। तो सवाल यह है कि 9 विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा? क्या भाजपा 19 का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या यूपी में सपा भाजपा का रथ रोकेगी? और सवाल यह है कि 2024 में क्या होगा जब पीएम मोदी बोलेंगे तो भाजपा की जीत वाला मंत्र भी सुनाएंगे। पूरी तस्वीर पर चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सोमवार को मोदी का मेगा शो, मंगलवार को 24 पर महामंथन। केवल हमारे लिए एक नारा नहीं था, एक दर्शन था, एक फिलोसफी था। दिल्ली से तेलंगाना तक सियासी घेराबंदी। कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिस तरीके से 2014 में रहा है, 2019 में रहा है और बीजेपी ने दोनों ही चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ जीते हैं, तो ऐसे में 2024 में भी चेहरा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और लक्ष्य है कि 2024 में भी एक बार फिर से पूर्ण बहुमत अर्जित किया जाए। 10 चुनावों में कैसे खुलेगा जीत का द्वार? 2014 में भारत 10वीं स्थान में अर्थव्यवस्था में दुनिया के अंदर खड़ी थी। चुनाव से पहले विपक्ष में दरार। 2024 में किसकी होगी नैया पार? एक तो भारतीय जनता पार्टी की जो क्रियाकलाप है वो कहीं ना कहीं उनकी जो एक्टिविटी होती है डराने वाली होती है, पार्टियों को तोड़ने वाली होती है, धमकाने वाली होती है, जिसका परिणाम उत्तर प्रदेश में हर आदमी की जुबान पे होता है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहीं जाएं तो ये विपक्षियों को दिक्कत होती है, उन ना जाएं तो दिक्कत होती है। पार्टी जहां जैसे जो आवश्यकता समझती है वो करती है। जहाँ तक उनका ताल्लुक है, वो भी एक शख्सियत हैं और सुप्रीमो हैं। वो उनके रहने से उनकी भी ज़रूरत है देश के अंदर। 2023 में 24 का प्रण, कैसे जीतेंगे सियासी रण? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दिल्ली में हो रही बैठक में भाजपा क्या कर रही है। 2 दिवसीय बैठक में अब तक किस बात पर चर्चा हुई? पहली चर्चा ये कि 9 चुनाव होने हैं इस साल और 9 चुनावी राज्यों में चर्चा हुई है। मिशन रखा गया है कि कहीं हारेंगे नहीं। बैठक में जेपी नड्डा का आह्वान, एक भी राज्य हारना नहीं है। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड पर चर्चा हुई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर चर्चा हुई और चुनावी राज्य हैं वहां पर अध्यक्षों ने रिपोर्ट दी। बैठक में सिर्फ एक प्रस्ताव पारित हुआ है। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई। केदारनाथ और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पर भी चर्चा हुई है। इसके साथ ही साथ राम मंदिर निर्माण में तेजी लाने पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा विपक्ष के आरोपों से निपटने पर चर्चा हुई। सरकार की योजनाओं के घर घर तक पहुंचाने की बातचीत हुई और 2019 लोकसभा चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ने पर भी मंथन हुआ, यानी कि 2019 से भी बड़ी और प्रचंड जीत मिले, इसकी कोशिश भाजपा की है। अब सवाल यह है कि विपक्ष क्या कर रहा है। तो सपा, बसपा और कांग्रेस की रणनीति क्या है, इस पर भी बात करना जरूरी है। तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिशें चल रही हैं और इसी के मद्देनजर तेलंगाना दौरे पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव गए हुए हैं। दक्षिण भारत के दलों को जोड़ने में अखिलेश जुटे हैं। महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल तक एकजुट करने की कोशिश है। यूपी में सपा की ओबीसी को जोड़ने की कोशिश है। बसपा मुसलमानों और ओबीसी को जोड़ने में जुटी है। कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा से उम्मीदें बनी हुई हैं। बड़ी जीत के लिए बड़ा प्लान बन रहा है भाजपा का। यूपी की 80 सीटें जीतने की रणनीति है। पसमानदा मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश भाजपा कर रही है, वहां पर फोकस है। यादव वोट में सेंधमारी, सरकारी योजनाओं पर भरोसा ये बीजेपी को है कि हम जो योजनाएं जमीन पर उतार उसका फायदा मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक कार्ड भी खेला जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बात करें तो भाजपा की सीटें कम करने की तैयारी है कि सेंध लगाई जाए। ओबीसी को ज्यादा हिस्सेदारी, दलित वोटों को जोड़ने की कोशिश है क्योंकि ओबीसी वोट सबसे ज्यादा माना जाता है। पश्चिम के गठबंधन पर ज्यादा भरोसा है और चाचा का साथ भी मिल गया है। संगठन का विस्तार भी करने की जो पूरी कवायद है वो शुरू हो रही है। तो चलिए मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी हैं, प्रवक्ता भाजपा, अभिषेक राय जी हैं, प्रवक्ता सपा, धर्मवीर चौधरी जी हैं, नेता बसपा, और सुची विश्वास जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत स्वागत है।
और सबसे पहले संजय चौधरी जी आपके पास ही आ रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। इस साल 9 राज्य जीतने हैं, अगले साल पूरा देश जीतना है, लेकिन वो स्थिति है क्या? क्योंकि बसपा भी तमाम मसले उठा रही है, सपा भी तमाम मसले उठा रही है, कांग्रेस भी मसले उठा रहे हैं, एक साथ पूरा विपक्ष आपके खिलाफ है। देखिए, हम अपने पिछले साल की प्राप्त जीत के आधार पर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने असंभव को संभव करके दिखाया है। उन राज्यों में जहां सरकारें हर 5 साल के बाद बदल जाया करती थी, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे राज्य जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल शामिल है, हमने जीत के साथ असंभव को संभव करके दिखाया है। गुजरात में जो जीत का सबसे बड़ा मापदंड था, हमने स्थापित किया है। तो ऐसे राज्यों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने कीर्तिमानों को और बड़े कीर्तिमानों में परिवर्तित करती रही है। हमने देखा है कि कैसे जब हमने 2014 में लक्ष्य निर्धारित किया था कि 273 सीट लाएंगे, तो हम 273 सीट से आगे बढ़े। उसके बाद 2019 के चुनाव में हमने 300 के लक्ष्य को प्राप्त किया है, उससे बड़ी जीत हासिल की है। उसी तरह से 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यह संकल्प लिया है कि इस वर्ष होने वाले किसी भी विधानसभा के चुनाव को भारतीय जनता पार्टी नहीं हारेगी। और भारतीय जनता पार्टी का इस बात की राष्ट्रीय कार्यसमिति का जो मंत्र है कि गरीबों का कल्याण हमारा संकल्प है, इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी अपने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए ठीक है, आप लोग तैयार हैं। देखिए अभिषेक राय जी, विजन क्लियर है भाजपा का कि 9 हमें जीतने हैं विधानसभा चुनाव, सारे 100% स्कोर कार्ड होगा 2023 में, और देश को जीतना है 2024 में। अभिषेक जी, सपा की रणनीति क्या है? क्योंकि निश्चित तौर से जो जीत का सिलसिला भाजपा को मिला है, कॉन्फिडेंस उससे बढ़ ही जाता है। देखिए अवधेश जी, अगर आप 22 का विधानसभा चुनाव के रिजल्ट देख लें तो उसमें अगर लोकसभा से उसे कंपैरिजन करेंगे तो समाजवादी पार्टी करीब 24 से 29 सीटें जीतते हुए नजर आ रही है। और अगर सिर्फ 4% का वोट स्विंग और हो गया होता तो आज हम सत्ता में होते, और हम 347 सीटों पे लड़के करीब 33% वोट हमने पाए थे। तो ये बहुत क्लियर है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को जनता एक आशा भरी निगाहों से देख रही है, और हम जनता के मुद्दे लगातार उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, ये तो वादा करके आए थे कि महंगाई को कम कर देंगे, रुपया आईसीयू में था जब 61 रुपया होता था, आज 81 रुपये, आज रुपया आईसीयू में नहीं है क्या? और ये महंगाई पे ये क्या कर रहे हैं? कहाँ है सिलेंडर के दाम? उस पर बात क्यों नहीं कर रहे? इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम इस समय सबसे कम है, $76 प्रति बैरल है। जनता को क्यों नहीं रिबेट मिल रही है? बेरोजगारी की बात करते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से कहते थे 2 करोड़। लेकिन जो बात अभिषेक जी आप कह रहे हैं, ये बात बहुत अच्छी है, इसी पे बात होनी चाहिए। लेकिन आपके नेता या फिर कोई भी सियासी मंच जब तैयार होता है तो वहां तो आप लोग ओबीसी की बात करते हैं, एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, फिर ये मुद्दे कहाँ रहते? फिर तो जाति का जय जयकार शुरू होती है। नहीं, देखिए मैं अवधेश जी, जाति का नहीं, देखिए जो पिछड़ों का भी अधिकार छीना गया, आपने देखा हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया। उसके बाद भाजपा तो कह रही है आपके नेता के भाई थे, उन्होंने रुकवा दिया, वरना तो सब चुनाव लड़ ही रहे थे। मेरी एक बात बताइए ना, कि गलत हुआ ना, आखिर ओबीसी कमीशन उन्होंने दोबारा क्यों सेट किया? क्यों सरकार ने हलफनामा दायर किया सुप्रीम कोर्ट में? अगर सरकार सही थी तो उनको समझना चाहिए था। इनके नागर विकास मंत्री को तो इस्तीफा देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कराने नहीं दिया, नगर निगम के चुनाव होने नहीं दिए। भाई गलती सरकार की है, 9 महीने से लोग क्या कर रहे थे? क्यों इन्होंने एक समय? ठीक है, ये तमाम चीजें हैं। धर्मवीर चौधरी जी, सपा और भाजपा ने अपनी चीजें स्पष्ट कर दी, लेकिन बसपा के सामने चुनौती बड़ी है। वर्तमान चुनावी और उसके परिणाम के आंकड़ों को देखें तो चमत्कार करने होंगे आपको, तो किस तरीके से बसपा आगे बढ़ रही है? देखिए अवधेश जी, बसपा तो देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है, और हम एक सिद्धांतों के साथ में, बाबा साहब के संविधान के साथ में आगे बढ़ते हैं। आज बीजेपी जो है वो झूठ की पटरियों पर जुमलों की ट्रेन दौड़ा रहे हैं। आज मोदी जी बताएं, बीजेपी के प्रवक्ता बताएं कि इन्होंने 2 करोड़ लोग जो रोजगार देने का हर साल वादा किया था, इन्होंने किसान की आय को दुगना करने का वादा किया था। आज 450 का सिलेंडर 1200 में बिक रहा है, ये बताएं कि ऐसा क्यों है? आज उत्तर प्रदेश में 3.5 रुपए प्रति यूनिट बिजली थी, जो 7.5 प्रति यूनिट मिल रही है। तो ये बीजेपी के कुशासन से जनता आज ही जा चुकी है। और आपने देखा होगा कि पिछले विधानसभा के चुनावों में जो अन्य राज्यों में हुए या बाई इलेक्शन हुए,
उसमें गुजरात को छोड़ करके सारी जगह बीजेपी हारी है, चाहे वो हिमाचल का चुनाव हो, चाहे वो अन्य राज्यों में बाई इलेक्शन हो। तो उत्तर प्रदेश के साथ साथ इनको बीजेपी के लोगों को जो है सत्ता का आईना दिखा दिया जनता ने कि आपके कुशासन से हम इस वोट के माध्यम से बदला लेने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन ये जो है सत्ताधारी दल ईवीएम में गड़बड़ी करके, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ये ईवीएम से हटा करके बैलेट से चुनाव कराएं। तो ये नरेंद्र मोदी जी और मैं योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी टीम है उसको चैलेंज करता हूं कि ये जो है हटा दें ईवीएम को। लेकिन धर्मेंद्र चौधरी जी बताइए कि जब इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया था सारे राजनीतिक दलों को कि आइए आप हैक करके दिखाइए, उस वक्त आपने चैलेंज एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? धर्मेंद्र चौधरी जी, इलेक्शन कमीशन ने तो कहा था ना कि आइए आप मशीन को हैक कर लीजिए। से लेकर के सामंतवादी और पूंजीवादी तो लीजिए लोगों को आगे बढ़ाते हैं और चुनाव को हैक करते हैं। ठीक है धर्मेंद्र जी, मेरा सवाल यह है कि जब इलेक्शन कमीशन ने सारे राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था कि आइए मशीन हैक कर लीजिए, उस वक्त क्यों नहीं हैक कर लिया? आप लोग हैक करके दिखा देते तो सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। देखिए अवधेश जी, जितने भी देशों में ईवीएम से चुनाव हुए वो देश हमसे आधुनिक देश है और वो सारे के सारे देश जो है दोबारा से बैलेट पेपर पे आ गए। लेकिन धर्मेंद्र जी, आप फर्क तो समझिए ना, जितना बड़ा उत्तर प्रदेश है वो उतने में 2 देश बन जाते हैं, हटाया जाए जितना बड़ा यूपी उतने में 2-3 देश हो जाते हैं। धर्मेंद्र होती है इस देश में, लोकतंत्र में जनता को अधिकार है, ये चुनी हुई सरकारों को ये अधिकार नहीं है। और इनको तो, हमारी तो बहुजन समाज पार्टी की ये बहुत पुरानी मांग है कि आप ईवीएम को हटाइए और बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल तभी होगा। सुजीत विश्वास जी, ये जो पूरी बातें हो रही हैं, कांग्रेस भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली और पूरे दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पूर्व से पश्चिम को जोड़ने की कोशिश की गई, यूपी में किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं अपनी स्थिति? यूपी में क्या, पूरे देश में जो भारतीय जनता पार्टी है, आपने बताया ना 9 चुनाव, देखिए वो तो चुनाव जीतने की मशीन है। अगर वो हार जाएंगे तो लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को गिराकर भी खुलेआम हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकार बनाने के पक्षधर है। और उत्तर प्रदेश के चुनावों में भी किसी महिला की साड़ी पिछले चुनाव में खींच ली थी, पंचायत चुनावों में क्या हुआ, निकाय चुनाव में क्या हुआ, ओबीसी के पक्ष में क्या फैसला आया, पिछड़ा वर्ग क्या क्या चल रहा है, आपको भली भांति ज्ञान है। तो सरकार की, यानी भारतीय जनता पार्टी की और उसकी जो मेन मशीनरी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, उनकी तो प्राथमिकता ही यही है कि बाय हुक और बाय क्रुक, एन केन प्रकार डेन, किसी भी प्रकार से हमें सत्ता में बने रहना है, जनता का शोषण करते रहना है और संसाधनों का दुरुपयोग भारी मात्रा में करते रहना है, पूंजीपतियों को संरक्षण देते रहना है और अपने हाथ के नीचे, चाहे वो अपराधियों को संरक्षण देना हो, चाहे अनैतिक गतिविधियों को संरक्षण देना हो, चाहे महिलाओं के विरोध में किए गए कृत्य हो, चाहे कानून या संविधान की धज्जियां उड़ाना हो। तो लोकतंत्र को कैसे धराशायी करना है वो उनकी एकमात्र प्रक्रिया है और इसके लिए सरकार में बने रहना आवश्यक है। तो वो उस मशीनरी, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री जी हो, फुल टाइम प्रचार मंत्री हैं, चाहे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो, जो नरेंद्र मोदी जी के पग चिन्हों पर चलते हुए भी उत्तर प्रदेश के पोस्टर बॉय, मुख्यमंत्री कम पोस्टर बॉय ज्यादा है, उनको केरल में हदिया के मामले की फिक्र ज्यादा है, वो वहां पहुंचते हैं जहां सेंसिटिव, भड़काऊ। बिल्कुल, वो तो बीजेपी की बात होगी। मेरा सवाल सुची जी ये था कि कांग्रेस किस विजन के साथ जनता के बीच जाएगी? आपके विषय पर जी, आपके विषय पर ही आ रही है। तो जो विगत 2014 के बाद के कालखंड की स्थिति है, जिस तरह पीएसयूज का प्राइवेटाइजेशन है, जिस तरह इकोनॉमी की डिजास्टरस पोजीशन है, जो स्थिति अनएम्प्लॉयमेंट की है, जो स्थिति वुमेन क्राइम की है या अन्य, तो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे हो, उस दिशा में कांग्रेस लगातार, जिस विधान को हमने 70 बरस बना के रखा, जिस संस्कृति की हमने इतने लंबे काल में रक्षा की, हमारी भारत जोड़ो यात्रा भी उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। और आपने देखा कि किस तरह से हजारों करोड़ रुपए लगाकर जो एक पूरी प्रोपेगेंडा मशीनरी के माध्यम से श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को धूल धूसरित किया गया था, किस तरह वो जन नायक की तरह कश्मीर, अब तो कोई दूरी नहीं है, पूरे भारतवर्ष की यात्रा की है, किलोमीटरों में कहने की मुझे आवश्यकता नहीं, और क्या उसके इस प्रकार की स्वीकार्यता उन्हें प्राप्त हुई है। तो हम संविधान और लोकतंत्र के पक्षधर हैं और हम लगातार विनम्रता से, विनीत भाव से, मानकों का पालन करते हुए चुनाव प्रक्रिया में बने रहने के लिए में लगे हुए। लेकिन देखिए संजय चौधरी जी, सवाल जो उठे हैं उसमें तीनों ही जो प्रवक्ता हैं उनका सवाल बीजेपी पर जरूर है कि लोकतंत्र की हत्या आप लोग करते हैं, ईवीएम का मामला भी है, और अभिषेक जी ने जो तमाम बातें बताई उस पर चर्चा करेंगे। 2024 की तैयारियों में सभी दल लगे हैं, लेकिन संजय चौधरी जी, सवाल आपसे है
कि विपक्ष की जो चिंताएं हैं वो दूर नहीं हो रही हैं, चाहे वो ईवीएम को लेकर हो, चाहे लोकतांत्रिक ढांचे और लोकतांत्रिक स्थितियों की हो, या फिर वो तमाम चीज़ें जिसकी बात की जाती रही है, महंगाई की, बेरोजगारी की, और उस पर विवाद की स्थिति लगातार बनी है और आप ही लोग निशाने पर हैं। देखिए, विपक्ष का काम क्या है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कांग्रेस के मेरी मित्र प्रवक्ता कुछ बातें रख रही थी, मैं तीनों का जवाब एक साथ देना चाहूंगा। कांग्रेस ने कहा आप ईवीएम के साथ अन्याय कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम इस देश में कौन लेकर आया? ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई। ईवीएम की बात के आधार पर चुनाव तो कांग्रेस के नेतृत्व में शुरू हुआ। धर्मवीर जी ने वो ईवीएम मुद्दा उठाया। हाँ, तो सभी को नहीं। और दूसरी बात, कांग्रेस कह रही थी कि महंगाई को कम करो। हिमाचल में चुनाव के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने सबसे पहले पेट्रोल का दाम 3 रुपया पर लीटर बढ़ा दिया है। यानी कि आप महंगाई को बढ़ा रहे हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि हम लोकतंत्र के हिमायती हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले कांग्रेस बताएं कि इस देश में लोकतंत्र पर एक ही बार प्रश्न चिन्ह लगा जब 1975 में इस देश में आपातकाल लग गया। तो आप कहते कुछ हैं, आप करते कुछ हैं। मेरे कांग्रेस वालों, कम से कम इस पर ध्यान दो। आपकी स्थिति तो ऐसी है कि जनता की आप कितनी सुध लेते हो। सोनिया जी रायबरेली से सांसद हैं और जीतने के बाद एक बार भी सोनिया गांधी रायबरेली नहीं गई है। मैं तीनों का जवाब दे दूं। देखिए, नहीं, जवाब ले लेते फिर आ जाएंगे अगले पॉइंट पे, क्योंकि आपने कई हमले कर दिए ना कांग्रेस पर, से जवाब लेना जरूरी। नहीं, तीनों का देखिए, देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति है, लेकिन जब भी भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में प्रश्न चिन्ह खड़ा करिए तो उत्तर हमेशा भूतकाल में होंगे। कब तक 70 वर्षों की दुहाई देकर नेहरू जी पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे और कब तक ये प्राचीन काल का इतिहास दोहराते रहेंगे? अगर आप नेहरू जी पर ठीकरा नहीं छोड़ना है, आपातकाल किस कब लगा? इमरजेंसी इस देश की सच्चाई है और आपके दो राष्ट्रीय अध्यक्ष बेल पर है, भ्रष्टाचार पर है। भ्रष्टाचार के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर कांग्रेस के दो भूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष घूम रहे हैं। इसको कैसे इग्नोर कर सकती हैं आप? ये ठीक है, सुची जी से संपर्क टूट गया है। धर्मवीर चौधरी जी, आप बताइए। तमाम सार्वजनिक उपक्रमों को मोनेटाइज करने के लिए आपने अपने कार्यालय हजारों करोड़ के बनाने के अलावा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के चंदा लेने, एक को ऑडिट हुआ है तो बताइए। सिर्फ और सिर्फ देश को बेचकर अपने खजाने को भरना, अपनी पार्टी फंड बिना कोई कारोबार किए। सोनिया गांधी का कौन सा कारोबार है? और सोनिया गांधी दुनिया में 6वीं सबसे अमीर महिला कैसे हैं? बिना कारोबार किए सोनिया गांधी के पास धन कैसे बढ़ रहा है? ठीक है, चलिए जनता के धन की बात करते हैं। नेताओं का धन बढ़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनता का भी बढ़े। अभिषेक राय जी, ये जो पूरी स्थिति बन रही है, आप कैसे अलग हैं बसपा, कांग्रेस और भाजपा से कि जनता इस बार आप पर भरोसा कर लेगी? क्योंकि 2022 में आपसे आजमगढ़ में मुलाकात हुई थी, वहां पर आपने देखा था कि बहुत सारे ऐसे दर्द थे 2012 से 17 के बीच सपा के दिए हुए, जो जनता भूल ही नहीं पा रही। अवधेश जी, देखिए, आजमगढ़ की हमने 10 विधानसभा सीटें जीती थी जब आपसे मुलाकात हुई थी। अगर आपने वो चीज प्रकरण याद रहा, मैंने आपके साथ डिबेट में बैठा था और डिबेट में मैंने कहा था कि हम 10 सीट जीतेंगे और हमने 10 सीट जीत के दिखाई। हम मार्जिन हमारा देख लीजिए, जो हमारा सबसे कम विधायक जीता वो भी 13,000 के मार्जिन से जीता, जो सबसे कम वोट था। हम 35,000 40,000 से वहां पे लीड करके गए। तो हमने आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ किया, गाजीपुर में सुपड़ा साफ किया। तो हमने बोला ना कि अगर आप 22 के विधानसभा चुनाव के वो देख लेंगे तो समाजवादी पार्टी 24 से 29 सीट जीतते हुए उस समय थी। हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं। चाचा के आने से हमारी शक्ति और मजबूत हो गई है। और रही बात हमारी जो जनता है, समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत उम्मीद से देख रही है। हमने पूछा, बहुत बेसिक सवाल पूछा, कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या नेता इस बारे में जवाब नहीं। अभी हमारे बड़े भाई संजय चौधरी जी कह रहे थे कि साहब हिमाचल में 3 रुपए बढ़ गया। साहब, आपकी इतनी सरकारें हैं, हर राज्य में सरकार, उत्तर प्रदेश में तो आप 6 साल से, क्यों नहीं $76 हो गया है प्रति बैरल? क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता को रिबेट दे देते? साहब, कितना पीसोगे गरीब आदमी को, कितना पीसोगे मध्यम वर्ग को? जो कहते हैं ना टैक्स पेयर्स है, सबसे ज्यादा बड़े टैक्स पेयर्स मध्यम वर्ग है और सबसे ज्यादा सफर करने वाले भी मध्यम वर्ग है। उनके लिए कोई नहीं सोचता।
मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, या आप मुझे बता दो, अगर वो बेचारा गरीब आदमी आपको टैक्स भी देता है, वो गाड़ी खरीदता है तो रोड टैक्स देता है, उसके बाद टोल प्लाजा पे जाता है तो टोल प्लाजा पे टैक्स देता है, सेस देता है, सब कुछ देता है, लेकिन कहते हैं ना ये सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों की सरकार है। जो हमने ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया आपने अभिषेक। अरे मेरे भाई, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे बनाते हो, उस पर टैक्स आपने शुरू किया कि नहीं किया? आप बताइए। अगर आपने मॉडल बनाया, अगर नोएडा से आगरा तक और आगरा से लखनऊ तक एक्सप्रेस हाईवे बनाया ना आपने, उस एक्सप्रेस हाईवे पर क्या आप टैक्स नहीं लेते? तो जब करने का मौका आता है, ठीक है, इस पर राय लेनी जरूरी। धर्मवीर चौधरी जी, देखिए ये सवाल मेरे मन में भी आ गया, कोई भी दल हो, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या तो गरीब पिछड़े की बात होती है या तो उद्योगपतियों की बात होती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। मध्यम वर्ग की बात सर कोई नहीं करता। बसपा क्या उस मध्यम वर्ग को साधेगी? इस बार कोई नहीं करता मध्यम वर्ग की बात। या तो उद्योगपति की बात होगी या तो गरीब की बात होगी। मध्यम क्या करे? देखिए अवधेश जी, जिस अहंकार के कारण, गरीब किसान विरोधी नीतियों के कारण कांग्रेस की दुर्दशा हुई है और आज राहुल गांधी मारे मारे घूम रहे हैं सड़कों पर, वही अहंकार जो आज बीजेपी के अंदर आ गया है। आज 40 रुपए किलो आटा बिक रहा है, गरीब आदमी कहां जाएगा? आज छोटा पशु जो है उत्तर प्रदेश की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, किसान कहां जाएगा? किसान अपनी आय को दुगना तो नहीं कर पाए, लेकिन जो उनकी फसलें खड़ी हुई हैं उनको छोटा पशु बर्बाद जरूर कर रहे हैं। तो इस पर कौन ध्यान देगा? आज उत्तर प्रदेश में जो है हर 2 घंटे के अंदर एक बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है। तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार क्या बलात्कारियों की, महंगाई की प्रतियोगिता करा रही है? ये संवैधानिक हक अधिकारों को खा रहे हैं। आज ओबीसी के आरक्षण को खत्म करके उत्तर प्रदेश सरकार जो है चैन की सांस ले रही है। कोर्ट में फंसा दिया इन्होंने मामला। ये जो है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, ये हमेशा से किसान विरोधी, दलित विरोधी, ओबीसी विरोधी रहे हैं। और आज जो अहंकार में बीजेपी चूर चूर हो रही है, जनता इस देश की देख रही है और आने वाले चुनाव में इनको मुंह की खानी पड़ेगी और ये फिरका परस्त ताकतें परास्त होंगी, क्योंकि ये देश बाबा साहब के संविधान से चलता है, चुनाव ऐसी नीतियों से चलता है जिसमें गांव गरीब का भला हो सके। चुनाव लड़ते नहीं हो, उपचुनाव से भाग जाते हो, एक सीट पाते हो पूरे उत्तर प्रदेश में, चुनाव लड़ने की बात करते हो, उपचुनाव में लड़ने की हैसियत नहीं आप पाते हो। अरे आप बताओ, अरे चुनाव लड़ो तो लड़ने का काम करती है देश की, चुनाव लड़ो मेरे भाई, घर में। ठीक है, सभी के अपने अपने मुद्दे हैं, अपनी अपनी बातें हैं और जनता भी सब कुछ देख रही है। आप तीनों का बहुत धन्यवाद। सुची जी आपका भी शुक्रिया। तो ये पूरी तस्वीर है, 2024 के लिए जंग चल रही है और अब देखने वाली बात होगी कि जनता क्या फैसला लेती है। हालांकि सभी के अपने दावे हैं कि इस बार जो बदलाव की बयार बहेगी वो अपने अपने दलों के पक्ष में ही जाएगी। उत्तर मध्य प्रदेश फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।